नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह 3 प्रश्न, 3 विषय। क्यों जयंत चौधरी की याद एकदम से आई? दूसरा, क्या राहुल गांधी को पंजाब में काले झंडे दिखाना भी साजिश थी? तीसरा, 73वां गणतंत्र तंत्र को गण को साधने की शुरुआत है। आज इन 3 विषयों पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आपसे आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपसे अगर हो सकता है तो हमारी मेंबरशिप ले लीजिए। उस मेंबरशिप लेने से आपको हर महीने एक थोड़ी आर्थिक मदद हमारी होती रहेगी। और अगर आप हर महीने के कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो वन टाइम एक बार हमारी मदद करने के ऑप्शन भी हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ जाके वो आर्थिक मदद कर सकते हैं, जिससे हमें अपना चैनल चलाने में थोड़ी सहूलियत हो जाए। अब सबसे पहली बात, क्या जयंत चौधरी की याद एकदम से आई? मैं ये रेफरेंस ये कह रहा हूँ कि कल अमित शाह साहब, एक एमपी हैं बीजेपी के, परवेश वर्मा साहब, उन्होंने अपने घर में जाट नेताओं की बैठक रखी। संजीव बलियान साहब भी गए, उसमें अमित शाह भी गए, और सबसे बात करते करते उन्होंने जाट नेताओं से कहा कि भाई जाके आप बात करिए जयंत चौधरी से और उनसे कहिए कि है। फिर उन्होंने एक स्टेटमेंट ये दिया कि जयंत चौधरी साहब, आपने गलत घर का चुनाव किया है। मतलब आप समाजवादी पार्टी के साथ जो गए हैं उसमें वो कह रहे हैं गलत घर का चुनाव किया है। अब अमित शाह साहब का एक और चीज़ जान लीजिए कि वो उनके जिम्मे बीजेपी में वेस्टर्न यूपी को साधने की जिम्मेदारी है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि वेस्टर्न यूपी एक समय बिल्कुल हाथ से निकल गया था, क्योंकि किसान आंदोलन का जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट था वो वेस्टर्न यूपी में था। अमित शाह साहब मोदी साहब के बिल्कुल सबसे विश्वास पात्र और मोदी साहब की नज़र में सबसे योग्य, सबसे कैपेबल, सबसे कॉम्पिटेंट व्यक्ति हैं, जो किसी अनहोनी को होनी कर दे, वो उस तरह की उनकी वो माना जाता है, हुनर माना जाता है उनमें। अब उन्होंने कल अमित शाह साहब ने उस मीटिंग में कहा कि भाई जाट लोगों का और बीजेपी की आइडियोलॉजी एक ही है, हम लोग आक्रमणकारियों से लड़ते रहे हैं। वो फिर वही हिंदू मुस्लिम वाला रेटोरिक कहीं था। और उन्होंने ये भी कहा कि जाट लीडर भाई अपने आप जयंत जी से बात करिए, और उनका इशारा बार बार हिंदू मुस्लिम की बात को करना था, क्योंकि 2013 में दंगों के बाद जाट और मुसलमानों की खाई बहुत बढ़ गई थी, लेकिन किसान आंदोलन ने उस खाई को पाट करके वहाँ से ही एक नया नारा दिया, हर हर महादेव अल्लाह अकबर। ये उस किसान आंदोलन का नारा है। इन सबके जवाब में अच्छा ये भी एक होता है कि वो जो वहाँ ठीक से हैं, ठीक से इलेक्शन लड़ रहे हैं, जयंत एक मेन आर्किटेक्ट है इस समय विपक्ष के, उन लोगों के मन में कहीं दुविधा डाल दो, तो जयंत ने उसका बहुत खरा जवाब दिया। और मतलब मुझे देख के अच्छा लगता है जब अखिलेश यादव जी, जयंत चौधरी जी, तेजस्वी यादव जी, जो यंग लीडरशिप है वो जब मैच्योर होती हुई दिखाई देती है। जयंत चौधरी ने उसका जवाब एक ही दिया अमित शाह साहब को कि आप पहले वो जो 700 शहीद हुए हैं किसान ना, उनके परिवार से बात कीजिए, जिनको आपने खत्म करने का, यू हैव डिस्ट्रॉयड का काम किया, तो आप पहले उनसे बात करिए, उन 700 शहीदों के परिवारों से बात करिए। ये उनका सुझाव उनको उन्होंने दिया है। हालांकि इधर से अमित शाह साहब कह रहे हैं हम लोगों ने 3 जाट गवर्नर बनाए हैं, 9 एमपी बनाए, उसमें से एक जाट गवर्नर साहब सतपाल मलिक साहब हरदम तो कुछ ना कुछ बताते ही रहते हैं कि मोदी जी का कितना प्रेम है किसानों से, ये तो वो बताते ही रहते हैं। क्योंकि एक चीज़ बिल्कुल स्पष्ट है, अमित शाह साहब ने साफ साफ कहा कि 2014, 2017, 2019 का इलेक्शन हमने जाट के भरोसे जीता था। इस बार उनको इसका मतलब बिल्कुल साफ खतरा लग रहा है कि जाट अब उनके साथ नहीं रह गए हैं। वो कहाँ कहाँ की बातें याद दिला दे रहे हैं कि अलीगढ़ में एक हमने विश्वविद्यालय खोला आपके महेंद्र सिंह जी के उसमें। अब मुझे कभी कभी ये लगता है कि इन लोग इतना गलत काम करते हैं, महेंद्र सिंह जी को केवल जाट नेता के रूप में बांध देने का मैं घृणित काम कहूँगा इन लोग कर रहे हैं। महेंद्र सिंह केवल जाट नेता नहीं थे, महेंद्र सिंह वहाँ की जनरल जो लोग थे उनके नेता थे। महेंद्र सिंह ने जब जाके विदेश में इतने देश के लिए लड़े तो कोई जाट को स्वतंत्रता दिलाने के लिए नहीं लड़े, तो उनको केवल एक समुदाय विशेष में बांध देने का जो खराब काम ये बीजेपी वाले करते हैं, उससे भी थोड़ा मतलब उससे भी सतर्क रहने की ज़रूरत है। क्योंकि वो बार बार एक बलियान जी ये कह रहे थे कि कोई भी जाट जो है वो कभी भी अखिलेश यादव को सीएम नहीं चाहे। वो बता रहे थे कि वो जो जाट और यादव का जो एक है, और बहुत सी चीज़ें याद दिलाना चाह रहे थे। देखिए वहाँ पे समस्या जो इन लोग बार बार एक खाई को और बजाय भरने के दूर करने का करते हैं, हुआ ये था कि 89 का जब इलेक्शन हुआ, जब जीत के आई विधानसभा में जनता दल, तो वहाँ पे लेजिस्लेचर पार्टी का चुनाव हुआ था।
प्रॉपर चुनाव हुआ था। मुलायम सिंह जी ने मुख्यमंत्री पद के एक दावेदार थे और अजीत सिंह जी मुख्यमंत्री पद के एक दावेदार थे। हरकेवल जी उस समय यहाँ के अध्यक्ष हुआ करते थे जनता दल के, और वो प्रॉपर इलेक्शन हुआ जिसमें एक हद तक ये था कि शायद अजीत सिंह जीत जाए या मुलायम सिंह जीत जाए। मुलायम सिंह जी जो कि ज़्यादा ग्राउंडेड थे, ज़्यादा कनेक्टेड थे, उनको वो यूपी ही की पॉलिटिक्स जीवन भर किए थे। अजीत सिंह जी थोड़ा विदेश से आए थे, चरण सिंह के लड़के थे, उतना कनेक्ट उनका नहीं था, वो चुनाव हार गए थे उस लेजिस्लेचर पार्टी का, तो उसको आज भी उसको कहीं हवा देने का काम करते हैं। अब दूसरा एक जो मुझे लगता है कि जो जयंत चौधरी को भी एक ध्यान रखना होगा कि ये बात क्यों चिपकती है। ये बात इसलिए चिपकती है क्योंकि अजीत सिंह साहब ने, अब वो अच्छा था कि बुरा था, क्यों था वो एक अलग इशू है, आज उसका समय नहीं है। उन्होंने सारी करीब करीब पार्टियों के साथ तालमेल किया है, बीएसपी, सपा, कांग्रेस, बीजेपी, सबके साथ। तो वो कहीं ना कहीं एक बार बार आता है कि हो सकता है ये कभी अगर जीत जाए तो कहीं बीजेपी के साथ ना चले जाएं, इत्यादि इत्यादि। मुझे ऐसा लगता है कि ये इलेक्शन में जयंत चौधरी किसान आंदोलन में एक मजबूत, जिसको बोलेंगे ना, सूत्रधार के रूप में हुए हैं। वो कहीं ना कहीं किसान आंदोलन, किसान उनको अपना मान रहा है, और उसकी गुडविल को बहुत दिनों बाद उनके पास वो गुडविल आई है जो चौधरी चरण सिंह के पास वो गुडविल थी, तो उसको वो इस तरह से शायद डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। अब दूसरी बात, क्या राहुल गांधी को पंजाब में काले झंडे दिखाना भी साजिश थी? आज राहुल गांधी जी पंजाब गए, पंजाब में जाके उन्होंने पहले तो मत्था टेका, और एक अच्छा काम ये किया कि वहाँ 117 सीटें हैं, उसमें से कांग्रेस अब तक 109 उम्मीदवार घोषित कर चुकी है, 8 उम्मीदवार और घोषित करने बाकी है। वो सारे उम्मीदवारों को जो कांग्रेस के थे उनके साथ उन्होंने स्वर्ण मंदिर में जाके हरविंदर सिंह साहब के सामने मत्था टेका, वहाँ लंगर खाया। हरविंदर सिंह साहब के बाद वो जलियांवाला बाग भी गए, और वो एक और मंदिर में गए, भगवान वाल्मीकि तीर्थ स्थल। जब वो भगवान वाल्मीकि तीर्थ स्थल में गए तो वहाँ पे कुछ जो वहाँ के लोग थे उन्होंने उनके सामने अपना विरोध दर्शाया, उन्होंने काले कपड़े ले रखे तो उस काले कपड़े को दिखाया, इत्यादि इत्यादि, और वो दिखाया गया। और मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। यही लोकतंत्र है। राहुल गांधी ने एक बार भी रोते हुए कहा नहीं मेरी जान की और मुझे सुरक्षा और मेरी जान को मारने वाले थे, नहीं बोले वो। और यही फर्क है, यही फर्क एक पप्पू में और एक एमए पास एंटायर पॉलिटिकल साइंस के जो इतने ज्ञानी हैं उनमें है। वो एक बार भी नहीं कहा। और जैसा कहा जा रहा है एएनआई की ही वो है, वो मैं आपको लगा दे रहा हूं, उसमें कहा गया है कि वो जो विरोध था वो मूल रूप से चन्नी जी के अगेंस्ट था, क्योंकि चन्नी जी का वहाँ एंटी वॉल, वो थोड़ा ही माना जाता है कि वो भी आते हैं दलित समुदाय से, लेकिन उसमें जो दलितों के जो अंदर की जो होती है पॉलिटिक्स, उसमें वो थोड़ा एंटी वाल्मीकि माने जाते हैं, वो उनका था। लेकिन फिर भी अच्छा था, विरोध है, यही दो लोकतंत्र की खूबसूरती है। तो राहुल गांधी जी ने ये काम किया, और अभी वो आज वो एक पंजाब फतेह की एक डिजिटल रैली कर रहे हैं, और पंजाब में इंटरेस्ट ले रहे हैं वो दोनों, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उनके वहाँ जाने से जो पंजाब के अंदरूनी झगड़े हैं वो थोड़े शांत होंगे। 109 जो उम्मीदवार हैं उनको डायरेक्ट एक्सेस होगी उन तक। वहाँ पे एक मीडिया ने चलाने की कोशिश की, जो 5 एमपी हैं और मनीष तिवारी नहीं आए, वो बिल्कुल क्लियर किया गया कि ये केवल और केवल एमएलएस के लिए ये मीटिंग थी, इसमें कोई वहाँ के नेताओं की मीटिंग नहीं थी। ये पंजाब विधानसभा के चुनाव को लेके थी। एमपी से तो हरदम मिलते ही रहते हैं और जब चाहेंगे तब मिल लेंगे। तो ये तो बात हो गई पंजाब। अब हम तीसरी बात पे आ रहे हैं, जो हमारा कल 72 साल हमारे गणतंत्र को हो गए। 1950 में 26 जनवरी को हमारे गणतंत्र की स्थापना हुई थी। कल उसको 72 साल पूरे हुए, और उसको हम 73rd बर्थडे ऑफ रिपब्लिक भी कह सकते हैं। नाउ ये मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि बहुत सी चीज़ें हैं। इस दौरान जब देश आज़ाद हुआ था, उसके बाद बहुत मेहनत करके उस समय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, उसने देश का कॉन्स्टिट्यूशन संविधान बनाया, और 26 जनवरी 1950 में ये तय हुआ कि ये देश कॉन्स्टिट्यूशन से, संविधान से चलेगा। और कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी की बात हुई, संविधान की सबसे बड़ी सुप्रीमेसी। इस देश में ये चीज़ थोड़ा समझने की है। पार्लियामेंट इज नॉट सुप्रीम, जैसा कुछ लोग कहते हैं। कुछ लोगों का ये कहना ना कि मैं 303 सीट जीत के आ गया तो मैं जो चाहूं वो कानून बना लूं। नहीं, आप 303 नहीं, आप 542 सीट जीत के भी आए। आप मान लीजिए क्रिकेट का खेल हो रहा है, क्रिकेट के खेल में ये नहीं है कि आपने सब जीत लिया, आपने सबको हरा दिया तो आप कहेंगे कि नहीं नहीं अब मैं 11 आदमी नहीं, अब आप हट जाइए, मैं ऐसे खेलूंगा। आप नियम नहीं बदलेंगे तो देश तो संविधान से चलेगा। आप 542 जीत लीजिए, आप कुछ जीत लीजिए,
लेकिन देश इस देश के संविधान से चलेगा। पार्लियामेंट इज नॉट सुप्रीम। ये बार बार मैं इसलिए इंसिस्ट कर रहा हूं कि कुछ लोगों को ये चीज समझ में नहीं आती है। और उसी कड़ी में एक नई बहस शुरू हुई है। जो किरण रिजिजू साहब हैं, जो हमारे लॉ मिनिस्टर हैं, उन्होंने परसों एक स्टेटमेंट दिया कहीं कि एक मीटिंग में उन्होंने बोला कि भाई देश की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको थोड़ा तालमेल के साथ सरकार के साथ काम करना चाहिए। ये तालमेल क्या होता है? क्योंकि इससे पहले जब इलेक्शन कमीशन को लॉ मंत्रालय ने एक ऑनलाइन पे उनसे कहा था कि आप आइए और इसमें पार्टिसिपेट कीजिए, तो उन लोगों ने कहा था संवैधानिक संस्थाएं ये इस तरह से नहीं जाती हैं। और उसको लेके जो कुरैशी साहब जो पुराने इलेक्शन कमिश्नर हैं, उन्होंने इस पर ऑब्जेक्शन किया था। उन्होंने कहा था बिल्कुल अगेंस्ट है, अगेंस्ट द इंडिपेंडेंस ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और इसी पे जस्टिस लोकूर ने भी कल इस पे बात की। उन्होंने कहा देखिए, जो देश की सबसे बड़ी मतलब सारी संस्थाएं जो हैं वो अपने अपनी उनकी इंपॉर्टेंस है, संवैधानिक हैं, और उस संवैधानिक संस्थाओं में इलेक्शन कमीशन भी आता है। लेकिन वहाँ की दिक्कत क्या है कि इलेक्शन कमीशन में का जो ये जस्टिस लोकूर ने कहा है कि उसका जो अपॉइंटमेंट होता है वो कंट्रोल बाय गवर्नमेंट होता है। गवर्नमेंट कंट्रोल करती है ना कि आईएएस को इसको बना दो। और वहाँ पे जो संवैधानिक उसको जो शील्ड मिली हुई है, जो प्रोटेक्शन है, वो केवल चीफ इलेक्शन कमिश्नर को है और उसको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है, इलेक्शन कमिश्नर्स को नहीं। बाकी जो दो होते हैं उनको नहीं है। और इसकी एक वानगी मैं याद दिलाने के लिए सिर्फ आपको बता दूं, इलेक्शन कमिश्नर लवासा जी थे। लवासा जी को नेक्स्ट इन लाइन थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनना था। और उन्होंने जब 2019 का इलेक्शन हो रहा था उस दौरान उन्होंने 11 डिसेंटिंग नोट्स अपने दिए थे जब किसी मीटिंग में कि भाई ये गलत हुआ है। और उस नोट्स में वो मोदी जी के अगेंस्ट भी वो नोट्स थे। उन्होंने वो नोट दिया था कि मोदी जी ने अपने भाषण में डिफेंस सर्विसेज मतलब देश की सेना को यूज किया है अपने पॉलिटिकल भाषण में, और उस पे उन्होंने ये लिखा था। ये सब उसको नहीं माना गया। क्योंकि याद दिलाने के लिए मैं बता दूं, आप लोग गूगल करके देख लीजिएगा। मैं देखूंगा अगर मैं अभी लगा पाया, अगर इतनी जल्दी हो गया। 9 अप्रैल को मोदी जी ने औरंगाबाद की मीटिंग में 9 अप्रैल 2019 में बिल्कुल ठीक से आह्वान किया था कि कैसे आप बालाकोट और पुलवामा का जवाब बीजेपी को वोट देके दीजिए। ये उसको नहीं माना गया था। मैं जरा कहना चाहता हूं मेरे फर्स्ट टाइम वोटरों को, क्या आपका पहला वोट पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने वाले वीर जवानों के नाम समर्पित हो सकता है क्या? मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? लेकिन उसके बाद लवासा जी के घर पे उनकी पत्नी, उनके लड़के और उनकी बहन के यहाँ ईडी और इनकम टैक्स की रेड शुरू हुई। उनको इतना तंग किया गया कि उनको इलेक्शन कमीशन से बाहर जाना पड़ा, जबकि वो नेक्स्ट इन लाइन सीईसी थे और वो एडीबी बैंक में चले गए। जो अरोड़ा जी हैं, अगर लवासा साहब सीईसी बन गए होते तो अरोड़ा जी सीईसी नहीं बनते जो प्रेजेंट सीईसी हैं। अब ये सीईसी बन गए हैं। और इसी क्रम में मैं एक बात बताते हुए इसको खत्म करूंगा। संवैधानिक पद होते हैं। हम लोग जब बड़े हो रहे थे ना, जहां पे अशोक की लाट संविधान, उसमें एक पद होता है गवर्नर साहब का भी, राज्यपाल का। और अभी उत्तर प्रदेश में इलेक्शन आचार संहिता लगने से जस्ट पहले दिसंबर महीने में बाढ़ आई हुई थी उत्तर प्रदेश में। रोज प्रधानमंत्री हफ्ते में 3-3 दिन आके ये उद्घाटन, वो उद्घाटन, ये भूमि पूजन, वो भूमि पूजन कर रहे थे। और ज्यादातर उन मीटिंग्स में गवर्नर साहिबा भी जा रहे थे, गवर्नर भी जा रहे थे, गवर्नर स्टेज पे बैठ रही थी, सामने मीटिंग हो रही है, मीटिंग में भाजपा के झंडे दिखाए जा रहे हैं, मीटिंग में प्रधानमंत्री बार बार दूसरी पार्टी को के बारे में अजीब अजीब बातें कर रहे हैं कि डबल इंजन सरकार बोल रहे हैं। ये एक तो डबल इंजन सरकार मेरे हिसाब से गैर संवैधानिक वो है। आप क्या, अगर आपका कि दूसरी पार्टी की सरकार होगी तो आप उसको नहीं चलने देंगे, आप उसमें रोड़े उत्पन्न करेंगे, या वाइस वर्सा? भाई वो सरकार स्टेट की है, आप सरकार वो है, आप यूनियन मिनिस्टर हैं, वो स्टेट मिनिस्टर है। तो ये उस समय गवर्नर वहां बैठते थे, वहां पे बीजेपी के झंडे उस मीटिंग में होते थे,
और उसको ऑफिशियल मीटिंग बताया जाता था, क्योंकि वहाँ लाभार्थियों को बुला के उनसे मीटिंग करवाई जाती थी, और उसको ये कहा था ये सरकारी मीटिंग है, क्योंकि प्राइवेट पॉलिटिकल मीटिंग में गवर्नर इज नॉट सपोज टू गो, और वहाँ सारी पॉलिटिकल बात होती थी। तो मैं इसलिए आप लोगों से ये शेयर कर रहा हूँ कि आपको भी ये देखना है। वो आज हो सकता है कि बीजेपी के पक्ष में हो रहा हो, कल के दिन दूसरी पार्टी आएगी, वो इसका ज़्यादा मिसयूज और अब्यूज़ कर सकती है, क्योंकि एक रास्ता दिखाने वाली बात है। तो इसका तत्काल वो जो हमारी जुडिशरी है उसको कॉन्ग्निजेंस लेके इन सब चीज़ों पे तत्काल रोक लगाने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।